अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th बायो का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो है एयर पैसेजवे एंड लंग्स, यानी कि जो हवा हम सांस लेते हैं वो किस तरह से हम सांस लेते हैं उसका निज़ाम हम समझेंगे, और लंग्स में किस तरह से ये वर्क करता है उसको भी हम देखेंगे। एयर पैसेजवे means pathway of air. Air enters the body and passes through several parts before reaching to the lungs. Nostril, nasal cavity. Air enters here. Dust and germs are filtered by tiny hairs and mucus. Air is also warmed and moistened. यानी कि जब हवा हमारी नाक से गुजरती है तो नाक के जो दो सुराख हमारे पास होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, वो हमारी जो एयर होती है बाहर वाली उसको अंदर आने में दो तरीकों से मदद करते हैं। पहली के वो जो हेयर्स होते हैं नाक के अंदर वो उसको जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, और दूसरी बात के जो बाहर से ठंडी हवा होती है उसको अंदर के इन्वायरमेंट के साथ मैच करने के लिए गर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंग्स, अ कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। ये हमारे पास एक वे होता है जिसमें फूड भी जा रही होती है और इसी से ही हम सांस भी ले रहे होते हैं, यानी कि कॉमन होता है ये, इसमें पार्टीशन नहीं हुई होती। नेक्स्ट है हमारे पास लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही जो हम सांस लेते हैं उसके साथ हम जब आवाज़ निकालते हैं तो हमारी आवाज़ निकलती है वो इसी की वजह से निकलती है, लैरिंक्स की वजह से। अ लो साउंड प्रोडक्शन prevents food from entering the windpipe. यहाँ पे अगर आप देखें तो लैरिंग्स हमारे पास ये वाली चीज होती है। जब हम कोई चीज बोल रहे होते हैं तो ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिससे हम जो चीज मूवमेंट करते हैं टीथ की, टंग की, तो उससे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और ये मदद करता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने में, जिससे वॉइस हमारी निकलती है, आवाज़ निकलती है। और ये ही मदद करता है जब हम खाना खाते हैं तो ये सामने आ जाता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो विंड पाइप में नहीं आता, ठीक है, वो एसोफेगस में चला जाता है विदाउट गोइंग इनटू ट्रैकिया, ठीक है, यहाँ पे नहीं आता, इसके ऊपर ये आ जाता है फिर वो आराम से एसोफेगस में चला जाता है। ट्रैकिया, ट्यूब रनिंग फ्रॉम फेरिंग्स टू लंग्स। ये आप साथ साथ अगर देखें तो आपको पता चलता जाएगा कि ट्रैकिया जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक विंड पाइप है, ठीक है, जो कि फेरिंग्स, हमारे पास फेरिंग्स जो होता है ये टोटल अगर हम देखें तो ये हमारे पास फेरिंग्स है, ठीक है, नेजल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ये सारे जो है ना यहाँ पे हमारे पास ये फेरिंग्स है, और ये जो फेरिंग्स है ये यहाँ से लेकर नीचे हमारे पास लंग्स तक जो एरिया होगा विंड पाइप का उसको हम ट्रैकिया कहेंगे। फिर लंग से नीचे हमारे पास एसोफेगस जा रहा होता है स्टमक तक, यहाँ तक ट्रैकिया होगा। ओके, ये आप देख सकते हैं। A tube that carries air to lungs has rings of cartilage to keep it open. मीन्स के अगर हम सांस लेते हैं तो सांस में आप देखेंगे तो आपका जो गला होगा उसके यहाँ पे कुछ रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो कि अगर प्रेशर एयर का अंदर कम होगा तो वो सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है, उसमें एक जो हवा होती है वो ना भी हो तो ये ओपन रहता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है वो सांस लेने के लिए ओपन रहता है। इसी वजह से इसका जो काम है वो सांस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकस, ठीक है, सिंगल होगा तो उसको हम ब्रोंकस कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, और अगर प्लूरल हम कहें तो वो ब्रोंकाई हम कहेंगे, ठीक है, दो लंग्स के लिए, वन फॉर ईच, एक के लिए हम ब्रोंकस और दोनों के लिए ब्रोंकाई। यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर देख लें तो
जो लंग्स में मीन्स के ट्रैकिया होता है वो डिवाइड हो जाता है टू पार्टीशंस में, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं, और ये फर्दर आगे जाता है। और एल्वोलाई अगला हमारा जो बनता है वो होता है ब्रैंक्यूल्स, मीन्स के फर्दर डिवीजन जो होती है ब्रोंकस की, जब फर्दर डिवीजन हो जाती है स्मॉलर ट्यूब्स में तो वो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। इनसाइड लंग्स ब्रोंकस डिवाइडेड फर्दर इनटू स्मॉलर ट्यूब्स लुकिंग लाइक मैस ऑफ वेरी फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये इस तरह से बहुत टाइनी किस्म की एक ब्रांचेस बन जाती हैं जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ये जो होते हैं। ठीक है, फाइनी इसको हम टाइनी ट्यूब्स कह सकते हैं, फाइन स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक। उसके बाद हम एल्वियोलाई की बात करेंगे। एल्वियोलर डक्ट आर स्मॉलर ट्यूब्स फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जो इसकी ब्रांच होती है ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपको नजर आ रही है ब्रोंक्यूल्स की ब्रांच से जो बनी हुई है, इसको हम एल्वियोलर डक्ट कहेंगे। और एल्वियोलर सैक जो ये हमारे पास बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम सैक कहेंगे। ठीक है, और बबल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडिंग मोर मैस सरफेस एरिया, ये आपको समझ आ गई। एल्वियोलाई, नेक्स्ट हमारी जो बात है वो एल्वियोलाई। थिन वॉल सिंगल मेम्ब्रेन, ये थिन वॉल होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। अब एल्वियोलाई हम ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये टिनी सैक्स एयर के जो है एक इकट्ठा जिस तरह ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, उन सारों को ये जो डक्ट्स होते हैं इसके कोने में जब ये होते हैं तो इसको हम एल्वियोलाई कहेंगे। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो एयर सैक्स होते हैं ना, उसको हम कहेंगे एल्वियोलाई। इस सारे को हम कहेंगे एल्वियोलाई। साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 इज अकर इनसाइड, यानी कि जो भी हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो वो इसी में मैकेनिज्म उसका होता है और इसी के जरिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स, लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। ठीक है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। देयर आर टू लंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग, प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे जो है ये डायफ्राम है। ठीक है, और ऊपर हमारे पास एक डॉट टाइप स्ट्रक्चर है जो कि रिब का है, और ये ही इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अ थिन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास होता है लंग्स, ठीक है, जो हमारे पास लंग्स होते हैं उसके एंड पे यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रेथिंग। अब ये क्या काम करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जब हम सांस लेते हैं। इसके अंदर जो है ना, ठीक है, वो फ्लूइड पाया जाता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रेथिंग। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारा लंग्स जो है, लंग्स हमारे हैं वो कभी सिकुड़ते हैं और कभी फूलते हैं, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, बेशक स्मॉल अमाउंट में हो लेकिन होती है, जिसकी वजह से ये जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसको कम करने के लिए ये फ्लूइड पाया जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये डबल लेयर्ड होती है, और डबल लेयर्ड एक ऊपर होगा एक नीचे, बीच में फ्लूइड होगा जो कि उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स, यानी जो लंग्स होते हैं वो एक फॉर्म की तरह होते हैं क्योंकि उसके अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं। अब यहाँ पे इसका जो फंक्शन है लंग्स का वो है गैस एक्सचेंज occurrence. In each lung, each alveoli is surrounded by network of blood capillaries and have thin walls. Real work of respiratory system take place. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि each lung
कैरी एल्वोलाई दैट सराउंडेड बाय, यानी कि जो एक एल्वोलाई होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हर लंग की जो अंदर एल्वोलाई होती है, एक एल्वोलाई वो सराउंडेड होती है कैपिलरी से, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ये कैपिलरी का गुच्छा होगा उसके इर्द गिर्द, जो कि असल काम करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। और ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसमें थिन वॉल्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये आप यही समझें कि ये थिन वॉल्स हैं। द ऑक्सीजन इज पासिस इनटू द ब्लड थ्रो कैपिलरी वॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वियर कैपिलरी वॉल, वियर का मतलब होता है थ्रो। अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसमें ब्लड होता है, ठीक है, और ब्लड को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब हम सांस लेंगे तो ये एल्वोलाई यहाँ पे हमने दिया है, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हाई टू लो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ से हाई टू लो यहाँ जाएगा, तो ये गैस एक्सचेंज यूं इस तरह होगा। अब आपको उम्मीदन समझ आ गया होगा। The CO2 from blood passes into alveoli to be exhaled. अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे mechanism of breathing. Breathing is a mechanical process that involved movement of air into and out of the lungs by process known as breathing. It has two phases: inspiration जिसको हम inhalation कहते हैं, expiration जिसको हम exhalation कहते हैं. These are further divided into two phases with their respective steps. First, taking air into lungs involved diaphragm contracts and moves downward. जब हम यहाँ पे सांस लेंगे तो ये जो हमारा रिब्स, हमारा डायफ्राम होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और सीधा हो जाता है। पहले ये होता है थोड़ा सा इस तरह सा, ठीक है, पहले ये इस तरह से होता है। जब हम सांस लेते हैं पूरा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये सीधा हो जाता है तकरीबन, ठीक हो गया। Intercostal muscles contract and pulls the ribs outward, upward and outward. जब ये चीज हो रही होती है उसके बाद जो रिब्स होते हैं वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स जो होते हैं वो ये फूलते हैं, हमारे ये जो लंग्स हैं ये फूलते हैं और ये रिब्स बाहर की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। ये जो डॉटेड लाइन में है ये रिब्स हैं, ठीक है। दिस इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। वॉल्यूम जो होता है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा और बीच में एयर मॉलिक्यूल्स बाहर की निस्बत कम है, ठीक है, अंदर एयर प्रेशर कम होगा, बाहर ज्यादा होगा, तो बाहर से अंदर की तरफ एयर आएगी बाय द हेल्प ऑफ अवर नोज एंड माउथ। As a result, air pressure inside lungs lower than outside. Air moves into lungs from nose mouth. Next है हमारे पास taking air out of the lungs. It involves further steps. Diaphragm relaxes and moves upward. जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा ये जो डायफ्राम होता है ये पूरा रिलैक्स हो जाता है, अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ लाइनिंग शो कर देते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स एंड रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड। जब रिलैक्स होंगे तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे जिस तरह से वो पहले होते हैं और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इन द प्रेशर इनसाइड लंग्स हायर देन आउटसाइड। तो आपको पता है जिस तरह के एयर प्रेशर वॉल्यूम कम हो जाता है, दिस रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। वॉल्यूम कम होगा और अंदर जो वॉल्यूम जब कम होगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना। जब वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना तो वो प्रेशर बाहर की निस्बत कम होगा तो वो यहाँ से बाहर जाएंगे मॉलिक्यूल्स जो एयर के होंगे। एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स इनटू सराउंडिंग, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो एयर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, या कोई भी फ्लूइड है कोई भी, ठीक है। जब एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो आपने पढ़ा होगा कि इट मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। ये फर्दर स्टेप्स थे इसके। अब नेक्स्ट हम जो के करते हैं वो हैं डिजीजेस। हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। सिम्टम्स इन्वॉल्व्ड कॉफ विद म्यूकस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। इसके कॉजेस क्या हैं, किस वजूहात से होती हैं?
वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल का मतलब यहाँ पे वायरसेस इन्फेक्शंस भी इसमें मदद करते हैं इसको करने में, ठीक है। वायरल से मतलब कि वायरल वायरसेस इन्फेक्शंस। स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका क्या है? रेस्ट, टेकिंग रेस्ट एंड टेकिंग फ्लूइड्स, अवॉइड स्मोकिंग एंड टेकिंग मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स इफ बैक्टीरियल। बैक्टीरियल जब भी होता है ना, तो आपने याद रखनी है चीज, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पास होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। बेसिकली एंटीबायोटिक्स इज अ केमिकल दैट बूस्ट अवर इम्यूनिटी, ठीक है। ये हम हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है ना उसको बूस्ट कर देता है, ठीक है। जो कि बैक्टीरिया से ही हम लेते हैं, इसको डिराइव करते हैं और बैक्टीरिया को ये खत्म कर देता है। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो इनको हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीज़िमा। सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्रोनिक कफ, फैटीग। अब यहाँ पे हमारे पास क्रोनिक कफ मतलब कि बहुत लंबे अरसे तक जो कि रहती है, वो हम इसको कह सकते हैं। क्रोनिक का मतलब होता है इट रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम ओवर टाइम, वो आहिस्ते आहिस्ते ठीक होती है। फैटीग, थकावट। कॉज, इसकी वजूहात क्या हैं? स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट। इसका कोई परमानेंट तो क्योर नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिवेंशंस करेंगे तो आप इससे जल्दी छुटकारा पा सकते हैं और इसके सिम्टम्स बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, टेकिंग इनहेलर्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी। जब आप ऑक्सीजन थेरेपी लेंगे तो आपको पहले से जो डिस्कम्फर्ट पहले आपको होगा उससे आपको थोड़ा सा रिड्यूस आपको कमी महसूस होगी, जिससे आपकी जो सेहत होगी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट जो कि बहुत अहम है, नमूनिया। इसके सिम्टम्स, फीवर एंड चिल्स, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, कफ विद म्यूकस। यहाँ पे नमूनिया में ना क्या होता है कि जब आप सांस छोड़ते हैं ना उसमें आपको शॉर्टनेस आती है, तब आपको मसला आता है। तो हम ये कह सकते हैं डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग या डिफिकल्टी ब्रेथिंग। कफ विद म्यूकस, जब आप खांसते हैं तो उसमें म्यूकस आता है, ठीक है, बलगम आता है, रेशा आता है। इसके कॉजेस क्या हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या वायरल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स दैट आर प्रिस्क्रिप्टेड फॉर बैक्टीरियल नमूनिया। जो भी एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्रिप्टेड होती हैं डॉक्टर्स के जरिए, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्थमा। अब एस्थमा बहुत कॉमन हो चुका है इस टाइम, क्योंकि इसके तकरीबन 10 घरों में से कोई एक घर इस तरह होता है जिसके जो फैमिली होता है वो मेंबर वो इससे मतलब कि हुआ होता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं? डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग आउट। अब यहाँ पे भी है कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो तब आपको मसला आता है। वीजिंग, कफिंग, टाइट चेस्ट। इसके कॉजेस क्या हैं? एलर्जी, जो भी डस्ट हमारे पास है, पॉलन है, तो वो एलर्जी कॉज करते हैं जिसकी वजह से एस्थमा प्रॉब्लम आता है। एयर पॉल्यूशन, कोल्ड एयर और एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जो होती है वो भी, और ज़्यादा एक्सरसाइज जब आप हद से ज़्यादा करते हैं वो आपको ऐसी सिम्टम्स और एस्थमा लाइक चीज़ मतलब कि आपको पहुंचा सकती है। एस्थमा हो सकता है आपको। ट्रीटमेंट इसके क्या है? आप इनहेलर्स लें जैसे ब्रोंकोडिलेटर्स, और एलर्जन से अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि मैं यानी कि धूल मिट्टी में नहीं रह सकता तो आप मास्क लगाएं। एंटी एलर्जी मेडिसिन यूज़, अब वो आप यूज़ करें जो कि एंटी एलर्जी हो, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्टेड से ही आप लें। नेक्स्ट है लंग कैंसर। सिम्टम्स, persistent cough, chest pain, weight loss, coughing blood। ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि लंग कैंसर के पेशेंट्स को आते हैं। अब इसके कॉजेस क्या हैं? कॉमन है स्मोकिंग, जो कि इसका मेन कॉज है। एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, जब भी किसी इंडस्ट्री में कोई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं तो उसमें बहुत से बंदों को लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, डिजीज हो सकती हैं।
ट्रीटमेंट इसका क्या है? सर्जरी, जिसमें जो लंग्स के होते हैं, लोब्स होते हैं या लंग्स, उसको सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है। और एक तो है नमोनियो एनाटॉमी, ठीक है, जिसमें ये चीज़ हो सकती है कि उसके जो लोब होते हैं वो निकालते हैं या लंग्स को कम्प्लीटली निकाला जाता है, उसकी जगह कोई और लंग्स, या इस तरह से सर्जरी होती है। अब एक और है केमोथेरेपी और रेडिएशन। ये एक इसके कुछ इलाज हैं जो कि हो सकते हैं, और एक है कि आपको स्मोकिंग जो है उसको छोड़ना पड़ेगा प्रिवेंशंस के लिए। आप कह सकते हैं कि ताकि वो ना, जब आपको अर्ली एज में पता चल जाए कि मुझे लंग कैंसर होने वाला है या उसके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाए, तो आपने क्या करना है? स्मोकिंग को छोड़ देना है। आज की वीडियो यहीं तक थी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं आप बायो का चैप्टर 4 कवर कर लूँगा।